प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं साथियों अपन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से लागू हुआ? When EWS reservation become applicable? Your answer is correct. Answer is option C. EWS रिजर्वेशन आपके 1 फरवरी और 2019 से लागू हुआ था। 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ था और इसका जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें जो इसका रिजर्वेशन का प्रतिशत है वो 10% है। फुल फॉर्म इसकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है और इसकी पात्रता की शर्तें ये है कि इसमें जो सालाना आय है, 1 साल की जो आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसान है तो 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, 1 फरवरी 2019। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 है। ड्यूटी के दौरान मर्द पूर्व कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपाधार पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर compensation net ground appointment to dependent for of ex employee expired while in duty? तो ये 1 है। 18 में यहाँ ए हो जाएगा 1। इसमें प्राथमिकता जो होगी वो 1 होगी। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। लेवल 6 है, प्रश्न नंबर 19 है। लेवल 6 के पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी कौन है? तो लेवल 6 के लिए जे ग्रेड या जिसको अपन बोल सकते हैं जे स्केल या जे स्केल, इसके लिए प्राधिकारी है। तो लेवल 6 के लिए है, ये लेवल 6 के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है साथियों। वरिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है? रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सीनियर क्लर्क एज। तो सीनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट जिसको बोला जाता है, ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, यानी स्नातक। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 है। शारीरिक रूप से विकलांगों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाउ मेनी इयर्स एज रिलेक्शन इज गिवन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? तो ये 10 वर्ष है, 10 इयर्स, 10 वर्ष है। और यहाँ अगर SC ST का है तो 5 साल तो हो जाएगी, जो उनको अनुसूचित जाति और जनजाति 5 साल की तो वो मिलती है, और वो विकलांग है तो 10 ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उनके लिए ये टोटल दोनों मिला के 15 हो जाएगी। तो यहाँ 10 वर्ष है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 है। डिवीजन में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में ग्रुप सी पद के लिए ऊपरी सीमा में छूट देने का अधिकार किसे है? हु इज एम्पावर्ड टू रिलैक्स अपर एज लिमिट फॉर ग्रेड सी पोस्ट इन कंपनसेशन
ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन डिवीजन। 22 में यहाँ बात करें तो 22 में यहाँ डीआरएम महोदय हो जाएंगे डिवीजन में डीआरएम महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो यहाँ का आंसर है वो करेक्ट है। डिवीजन में जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में ग्रुप सी पद के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का अधिकार डीआरएम महोदय को है। यहाँ प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एज रिलेक्शन की जहां तक बात आती है साथियों, तो उसमें जैसे मान लीजिए मिनिमम एज है 18 है, तो 18 में 1 साल की एज रिलेक्शन का मामला है। जो एज 18 जो वर्ष है उसमें यदि हम 1 साल की मिनिमम की बात कर रहे हैं, ऊपरी आयु की यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऊपरी आयु का क्वेश्चन था। डिवीजन में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में ग्रुप सी पद के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का अधिकार डीआरएम महोदय के पास है। डिवीजन में ये यहाँ ध्यान रखिएगा, डिवीजन में है ये। लेकिन यदि हम मिनिमम जो 18 वर्ष है उसमें यदि छूट लेना चाहें, यदि 1 साल की जैसे 17 पे करना चाहिए, तो इसके लिए जीएम महोदय है। और 2 साल की और मिनिमम एज में छूट लेना चाहिए यानी 16 पे, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड है। इसके लिए रेलवे बोर्ड है। तो ये निम्न आयु सीमा में छूट है, छूट की बात कर रहे हैं। 1 साल के लिए जीएम महोदय है और 2 साल के लिए रेलवे बोर्ड है। और ये जो प्रश्न नंबर 23 है बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरण समग्र अनुत्तरण अनुदान की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यानी सीटीजी। सी का अर्थ होता है यहाँ कंपोजिट, टी का होता है ट्रांसफर और जी का होता है ग्रांट। ऑन ट्रांसफर बियॉन्ड 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर पे सीटीजी की बात हो रही है। तो ये जो वेतन अगर 20 किलोमीटर दे रखा है यहाँ, तो 20 किलोमीटर के लिए 80% हो जाएगा। 20 किलोमीटर के लिए 80% हो जाएगा ऑफ बेसिक पे का। बेसिक पे का 80% हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो ये प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेतन का 80%। प्रश्न नंबर 24 है, वर्तमान में हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम राशि क्या है? तो वर्तमान में हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम राशि क्या है? तो यहाँ HBA इसकी जो एडवांस राशि है मैक्सिमम वो पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पे हाउस और बी से बिल्डिंग और ए से एडवांस यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो वर्तमान में अब हम ये पेपर देख रहे हैं 7/3/2022 का ये पेपर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो 7/3/2022 यानी 22 की बात यहाँ हो रही है। तो जो हाउस बिल्डिंग एडवांस की जो राशि है वो करंट की बात यानी 22 की बात ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग एडवांस की जो राशि है करंट, वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए है। मैक्सिमम 25 लाख रुपए है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होए। पिछले पेपर में कमेंट्स आया था कि सर 30 लाख इसमें होती है, 30 लाख होती है। ऐसा नहीं है, 30 लाख नहीं होती है, 25 लाख है करंट में। इसकी कंफ्यूज नहीं हुए। तो आपका ये प्रश्न ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 25 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है। व्हाट इज रेट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दिव्यांग चाइल्ड? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी यहाँ बात करें तो CE और ए की बात हो रही है, यानी कि चिल्ड्रन
एजुकेशन अलाउंस। ये जो सबसे बड़े दो बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है। दो बच्चों के लिए मिलता है, एक बच्चे के लिए ये साल में 27,000 मिलता है। साल में 27,000 मिलता है एक बच्चे के लिए, और दो बच्चों के लिए ये 54,000 मिलता है। तीसरे बच्चे के लिए ये अलाउ नहीं है। ओनली शुरू सबसे बड़े दो जीवित जो पढ़ रहे होते हैं, सबसे बड़े दो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये अलाउंस मिलता है। ये सामान्य बच्चे के लिए मिलता है 27,000 और 54,000। 54,000 दो बच्चों के लिए मिलता है और एक बच्चे के लिए 27,000 मिलता है। तो यहाँ हम बात करें दिव्यांग की बात कर रहा है, दिव्यांग चाइल्ड के लिए। तो दिव्यांग चाइल्ड के लिए ये 27,000 का डबल हो जाएगा। अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए ये 54,000 डबल हो जाएगा, यानी दिव्यांग बच्चे को 54,000 मिलेगा। और दोनों दिव्यांग बच्चे हैं तो 1,08,000 मिलेंगे। 1,00,000, दोनों बच्चे दिव्यांग हैं तो 1,08,000 मिलेंगे। तो ये तो रही यहाँ तक की बात। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है पर मंथ के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो सीधा सा फंडा है कि जो जर्नल बच्चे को मिलता है उसका डबल कर लीजिएगा, वो आपका दिव्यांग बच्चे का आ जाएगा। तो मान लीजिए ये 27,000, ये जो 27,000 है ये जर्नल बच्चे को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इसको पर मंथ निकाल लीजिए। तो पर मंथ निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ 2,250 रुपये आ जाएंगे। तो ये 2,250 रुपये है जो जर्नल बच्चे के लिए है, और इसको दिव्यांग बच्चे के लिए 2,250 को डबल कर लीजिए। तो ये 2,250 आप जोड़ करेंगे तो ये 4,500 रुपये आ जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन सी है 4,500 रुपये पर मंथ है, ये दिव्यांग के लिए है। और ये जो 2,250 रुपये पर मंथ है ये जर्नल बच्चे के लिए है। यदि पर मंथ, यहाँ पीएम है, पर मंथ है, पीएम का मतलब यहाँ पर मंथ है। तो 2,250 रुपये एक जर्नल बच्चे के लिए है, और इसका डबल कर लीजिए 4,500 रुपये आपके दिव्यांग बच्चे के लिए, डिसेबल चाइल्ड के लिए हो जाएगा 4,500 रुपये पर मंथ। और पूरे साल की बात करें तो 54,000 रुपये, पूरे साल की बात करें तो 54,000 रुपये आपके दिव्यांग बच्चे के लिए हो जाएगा, और जनरल बच्चे के लिए 27,000 रुपये हो जाएंगे एक बच्चे के लिए। दो बच्चों के लिए ये 54,000 रुपये हुए। आप में से काफी रेल साथी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उठा रहे होंगे तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ 25 में आपका आंसर सी, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 96 है। 96 बोल रहा है चल संपत्ति के अधिग्रहण की सूचना कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। तो चल संपत्ति के अधिग्रहण की सूचना कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। एक्वायरिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रिपोर्टेड विथ इन 1 मंथ। ये आपका आ जाएगा 1 मंथ आ जाएगा। एक महीने के अंदर आपको ये जानकारी देनी होती है। तो 1 मंथ देख लेते हैं आपके कौन से ऑप्शन में है। तो ये पहले ही ऑप्शन में है, 1 मंथ पहले ही ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है साथियों, इनमें से कौन सा पास नियमों के तहत एक प्रकार का पास नहीं है। Which of these is not a type of pass under pass rules? इनमें से कौन पास नियमों के तहत एक प्रकार का पास नहीं है। विधवा पास, ये तो पास है, विधवा पास मिलता है। रेलवे में विडो पास मिलता है। स्कूल पास भी मिलता है, ये भी सही है। आवासीय रेजिडेंटल पास, आवासीय पास ये भी मिलता है रेलवे में। तो ये तो तीनों ही पास के प्रकार हैं। जब तीनों ही पास के प्रकार हैं तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक रेलवे कर्मचारी
की विधवा को भी पास देता है रेलवे, और एक रेलवे कर्मचारी के बच्चों को भी स्कूल पास मिलता है, और ये आवासीय पास भी रेलवे एक रेल कर्मचारी को देता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं बनेगा, यानी ये तीनों पास रेलवे में वैलिड है, तीनों पास रेलवे में वैलिड है, मान्य है, तीनों पास मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, डी 100% करेक्ट है। तो 98 है, महाप्रबंधक जीएम महोदय को धातु पास के लिए पात्र है, जनरल मैनेजर को कौन सा पास मिलता है, यहाँ ये पूछ रहा है। जनरल मैनेजर इज एंटाइटल फॉर मेटल पास। तो यहाँ पास 4 हैं, ब्रॉन्ज है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये प्लेटिनम जो पास है इसकी तो जो सारी प्लेटिनम पास है ये तो आजकल बंद कर दिया गया है, क्लोज्ड हो गया है, ये पास बंद हो गया है। बाकी 3 पास बचे, गोल्ड बचा, तो गोल्ड मिलता है आपके जीएम महोदय और उससे ऊपर के अधिकारी। उससे ऊपर के अधिकारी कौन? रेलवे बोर्ड के अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अधिकारी। तो गोल्ड पास जो मिलता है वो आपके जीएम महोदय को मिलता है, और जीएम महोदय से ऊपर के अधिकारियों को भी मिलता है। ये ध्यान रखें कि जो जीएम से जो नीचे होता है, एजीएम होता है, एजीएम होता है, उसको भी ये गोल्ड पास नहीं दिया जाता है, उसको भी ये नहीं दिया जाता है, वो सिल्वर में आ जाता है, वो सिल्वर में आ जाता है एजीएम भी। चाहे भले वो जीएम की जगह वर्किंग देखे, वो चाहे जीएम की जगह वर्किंग देखे तो भी उसको ये पास अलाउ नहीं है। अभी लेटेस्ट एपीओ परीक्षा में ये पहला ही प्रश्न था साथियों, उसमें पूछा गया था कि यदि जीएम महोदय के स्थान पर एजीएम महोदय कार्य करें तो क्या उसको गोल्ड पास दिया जाएगा? बिल्कुल कतई नहीं दिया जाएगा। तो जीएम महोदय को जो पास मिलता है वो गोल्ड मिलता है, और उससे ऊपर के जो जीएम से ऊपर के अधिकारी होते हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, उनको भी गोल्ड पास मिलता है। अब यहाँ सिल्वर पास की हम बात करें, सिल्वर पास की हम बात करें तो ये ऐसे जी ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है, जिसमें आपका कारखाने का CWM आता है, और आपके डिवीजन में देखें तो DRM साहब आते हैं। तो ये क्या है? ये सभी ऐसे जी ग्रेड के अधिकारी सिल्वर पास के पात्र होते हैं, ये सभी अधिकारी सिल्वर पास के पात्र होते हैं। और यहाँ बात आती है आपकी कांस्य पास की, ब्रॉन्ज के लिए। तो ब्रॉन्ज के लिए जो ग्रुप बी अधिकारी हैं रेलवे में, जो ग्रुप बी अधिकारी हैं रेलवे में, ग्रुप बी अधिकारी हैं, उनको ये ब्रॉन्ज पास मिलता है, उनको ये ब्रॉन्ज पास मिलता है। तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा, शायद आप इसमें अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए 99 में चलते हैं। 99% है, 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित रेलवे अधिकारी को 1 वर्ष में कितने पूरक पास दे हैं? तो 25 वर्ष की सेवा के बाद, देखिए यदि अपन 25 वर्ष के बाद की बात करते हैं और राजपत्रित रेलवे अधिकारी की यानी अधिकारी की बात करते हैं, तो 25 के बाद उनको 3 सेट दिए जाएंगे, और यदि वो 20 से 25 के बीच करते हैं तो उनको 2 सेट दिए जाएंगे। तो यहाँ 25 वर्ष के बाद पूछा है, इसलिए 3 सेट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 6 सेट हैं ये उनको वर्किंग स्थिति में दिए जाते हैं, 1 साल के 6 पास उनको वर्किंग कंडीशन में दिए जाते हैं। जब वो रेल सेवा कर रहे होते हैं तो 1 साल के 6 सेट पास रेलवे अधिकारियों को मिलते हैं, और 4 पीटीओ मिलते हैं, 4 पीटीओ मिलते हैं, 4 पीटीओ मिलते हैं, 6 सेट पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलते हैं अधिकारी को। और अपन जर्नल कंपटीशन की बात जर्नल कर्मचारी की बात करें तो जर्नल कर्मचारी में क्या होता है, 3 पास दिए जाते हैं, लेकिन ये 3 पास भी कब दिए जाते हैं? 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद दिए जाते हैं 3 पास, प्लस 4 पीटीओ, 4 पीटीओ, 4 पीटीओ हर साल कर्मचारी को दिया जाता है। तो एक बात यहाँ कॉमन में यदि आप समझ पा रहे होंगे, तो एक चीज यहाँ कॉमन देखने की है, कॉमन देखने की ये है
कि यहाँ जो 4 सेट पीटीओ है, 4 सेट जो पीटीओ है, 4 सेट जो आपका पीटीओ है, ये चाहे रेलवे अधिकारी हो या चाहे ग्रुप सी का कर्मचारी हो या चाहे ग्रुप डी का कर्मचारी हो, प्रत्येक को ज्वाइनिंग टाइम से ही, प्रत्येक को ज्वाइनिंग टाइम से ही 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं रिटायरमेंट तक। ये यहाँ कॉमन देखने वाली बात है। 4 सेट पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इतना तो आप जानते ही होंगे, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो ये जो 4 सेट पीटीओ हैं, ये अधिकारी को भी 4 ही मिलते हैं, ग्रुप सी कर्मचारी को भी 4 ही मिलते हैं और ग्रुप डी कर्मचारी को भी 4 ही मिलते हैं। हर साल 4 सेट मिलता है और ये ज्वाइनिंग टाइम से ही दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम से ही दिया जाता है रिटायरमेंट तक। तो ये तो यहाँ कॉमन की बात है। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी को 6 पास मिलते हैं, ट्रेनिंग के बाद अधिकारी को 6 पास मिलते हैं, ट्रेनिंग पीरियड के बाद अधिकारी को 6 पास मिलते हैं और 4 पीटीओ तो आप जानते हैं शुरू से ही मिलता है। तो यहाँ इतनी नॉलेज है। ट्रेनिंग में इनको 3 सेट दिए जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, और ज्वाइनिंग से इनको 6 पास सेट दिए जाते हैं, 1 साल के 6 पास सेट दिए जाते हैं, 4 पीटीओ दिए जाते हैं। और यहाँ जो ग्रुप सी और डी का कर्मचारी है, उसको 5 साल तक, उसको 5 साल तक एक ही पास मिलता है। जो ग्रुप सी और डी का कर्मचारी होता है, जो ग्रुप सी और डी का कर्मचारी होता है, उसको 5 साल तक एक ही पास मिलता है, एक ही पास मिलता है, जिसकी वैलिडिटी आप जानते होंगे 5 मंथ होती है, जिसकी वैलिडिटी आप जानते हैं 5 मंथ होती है। और इसको जो 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 3 सेट पास मिलते हैं। तो इतना आप यहाँ जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट है, 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को 1 वर्ष में कितने पूरक पास दिए जाते हैं? तो ये 3 सेट है। यहाँ आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 सेट मिलेंगे 25 वर्ष के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो है 100 है, ये देख लेते हैं। एक पास पीटीओ में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? जहां पास में कुल सदस्य 4 हैं। एक पास पीटीओ में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है जहां पास में कुल सदस्य 4 हैं? देखिए, अगर ये प्रश्न यहाँ पर ये पूछता हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन ए पास पीटीओ, वेरी टोटल मेंबर्स इन द पास इज 4। जहां पास में कुल सदस्य 4 हैं, पास में कुल सदस्य 4 हैं, तो वहां पर कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन ए पास पीटीओ, वेरी टोटल मेंबर्स इन द पास इज 4। तो इसका जो फंडा है वो ये है कि वैसे तो मैक्सिमम 2 आश्रित रेलवे कर्मचारी अपने पास में शामिल कर सकता है। यदि यहाँ सीधा सा फार्मूला ये है कि यदि वो पास में 2 आश्रित शामिल करता है तो वो पारिवारिक मेंबर 3 ही ले पाएगा, क्योंकि इसकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये कॉमन फंडा है। मैक्सिमम कितने आश्रित वो शामिल कर सकता है? तो मैक्सिमम वो 2 आश्रित पास में शामिल कर सकता है। लेकिन जब वो अगर वो 2 आश्रित शामिल कर लेता है तो टोटल सदस्यों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए 2 मैक्सिमम आश्रित हैं और दोनों वो शामिल कर लेता है तो वो पारिवारिक मेंबर 3 ही ले पाएगा। इस प्रकार ये 3 पारिवारिक मेंबर 2 आश्रित, तो ये संख्या 5 हो जाएगी। और यहाँ यदि वो पारिवारिक मेंबर 4 लेता है, यदि वो पारिवारिक मेंबर 4 लेता है तो फिर वो एक ही आश्रित को शामिल करेगा, क्योंकि एक आश्रित होते ही फिर संख्या 5 हो जाएगी। यदि कहने का मतलब ये है
यदि किसी भी पास में वो आश्रितों को शामिल करता है तो आश्रितों को मिलाकर के टोटल संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी आश्रित को शामिल नहीं करता है तो भले फिर कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी उसके पारिवारिक सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनको वो अपने जो फैमिली मेंबर, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको वो शामिल कर सकता है। लेकिन यदि वो डिपेंडेंट यानी आश्रित को शामिल करता है तो फिर ये बंधन है कि यदि वो टोटल उसमें फिर पास में 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब पास में कुल सदस्य 4 हैं, जब ऑलरेडी 4 हैं तो फिर वो एक ही आश्रित शामिल कर सकता है, और यदि 3 सदस्य हैं तो वो 2 आश्रित शामिल कर सकता है, क्योंकि जब वो एक करेगा तो संख्या 5 हो जाएगी, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आश्रितों को मिलाने के बाद संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि पारिवारिक मेंबर 3 है तो वो 2 आश्रितों को शामिल कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आश्रित भी कितने उसकी लिमिट है आश्रितों की भी, कि आश्रित वो कब आश्रित वो कितना शामिल कर सकता है, कितने ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकता है, तो वो 2 ही शामिल करेगा। तो यहाँ ये पूछा है कि एक पास पीटीओ में कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है, जहां पास में कुल सदस्य 4 हैं। जब ऑलरेडी पास में सदस्य वो 4 ले रखा है तो वो एक ही आश्रित को ले सकता है। अगर यदि पारिवारिक सदस्य वो 3 हैं तो 2 आश्रित ले सकता है। अब यहाँ आश्रितों पर भी प्रतिबंध है कि 2 से ज्यादा आश्रित नहीं ले सकता। तो इनकी संख्या यदि वो आश्रित शामिल करता है तो इनकी पास में सदस्य 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 से सदस्य 4, 1, 5। तो मान लीजिए अगर वो सदस्य 4 हैं तो 4 सदस्य हो गए तो वो एक ही आश्रित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो यहाँ 3 देता तो अपन यहाँ 2 आश्रित शामिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ ऑप्शन अपना ए बैठता है। तो हैंड रेड में ए आंसर हो जाएगा, हैंड रेड में ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4 देने का मतलब यही है कि यहाँ जो अगर आश्रित को शामिल करता है तो फिर पास में 5 से ज्यादा एक लिमिट हो जाती है, 5 से ज्यादा वो शामिल नहीं कर सकता है। चलिए 101 है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब, ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सुपरहिट प्रश्न है, राजभाषा का, आप सभी जानते होंगे। इस पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है बताने की। 14 सितंबर है और ये 1953 से अपन रेगुलर मनाते आ रहे हैं, 1953 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। इसके साथ एक आप एक दिवस और याद रख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है 10 जनवरी का पूछा जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और उसको अपन 10 जनवरी को होता है और उसको अपन 2006 से मनाते आ रहे हैं, पर ईयर मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 102 की बात करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 7 जून 1955 को किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर, श्री बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर थे। और ये उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे और बीजी खेर थे। तो इस आयोग का नाम भी, राजभाषा आयोग का नाम भी खैर आयोग रखा गया था, खैर आयोग रखा गया था। ये भी आप यहाँ ध्यान रखें क्योंकि ये खैर था, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे, तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री जी थे उस समय के। तो बाल गंगाधर खेर जी मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन, तो ये इनका नाम खैर से खैर आयोग ही पड़ा। तो ये जो आयोग बना खैर आयोग था और ये 7 जून 1955 राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और प्रथम अध्यक्ष इसके बीजी खेर थे। तो यहाँ ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो ये 10 मई 1963 को पारित किया गया था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई
10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। और ये जो प्रभावी डेट है इसकी धारा 3(3) है, इसकी धारा 3(3) है। तो ये जो प्रभावी हुई थी ये 26 जनवरी 1965 को ये प्रभावी हुई थी। ये भी आप इतना यहाँ ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजभाषा का सुपरहिट प्रश्न है, ये आता रहता है हर बार। तो यहाँ जो आंसर बनेगा ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ये जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और ये आपके सी क्षेत्र में आता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और ये आपके सी क्षेत्र में आता है, ये आपके सी रीजन में आता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है और ये सी क्षेत्र में आते हैं। तो राजभाषा के 3 क्षेत्र हैं, आप सभी जानते हैं, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन। बी रीजन में आप जानते ही हैं, बी रीजन में आपके पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप समूह आते हैं। और ए में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी आपके ए क्षेत्र में आते हैं। तो ये इनके अलावा जो बाकी बचे वो सब सी क्षेत्र में आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पूछा था, तो अरुणाचल प्रदेश आपके सी रीजन में आता है और इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, ध्यान रखें। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है। तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 105 नंबर है। एक 105 नंबर है, एक कार्यालय में कितने अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तो अधिसूचित किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कार्यालय में कितने अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तो अधिसूचित किया जाएगा। तो इसके लिए ये 80% है, इसके लिए ये 80% है। हाउ मेनी ऑफिसर्स एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस हैव ये वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कैन बी नोटिफाइड। तो ये 80% है, 80%। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 है साथियों, स्वयं के अनुरोध के स्थानांतरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। स्वयं के अनुरोध के स्थानांतरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो इसके लिए वेरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट एक्सिट, जहां सीधी भर्ती पद मौजूद है, यही ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर पर वरिष्ठता कौन नहीं खोएगा। ऑन रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 है, म्यूचुअल ट्रांसफर पर वरिष्ठता कौन नहीं खोएगा। हु विल नॉट लूज सीनियरिटी ऑन म्यूचुअल ट्रांसफर। वरिष्ठ कर्मचारी को सीनियर एम्प्लॉय को, कनिष्ठ कर्मचारी को जूनियर एम्प्लॉय को, दोनों कर्मचारियों को बोथ एम्प्लॉय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कनिष्ठ कर्मचारी को, जूनियर एम्प्लॉय, यहाँ वरिष्ठता नहीं खोएगा, यानी कि सीनियर को ही नुकसान होगा, जूनियर को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है म्यूचुअल ट्रांसफर पर। 55 है, SECR में म्यूचुअल ट्रांसफर को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफर को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू अप्रूव म्यूचुअल ट्रांसफर इन SECR सिस्टम। तो वहां पे ADRM है साथियों, ADRM। ADRM के हिसाब से आपका यहाँ 55 में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, ग्रहणाधिकार का लाभ अधिकतम वर्ष तक विस्तारित होता है।
द बेनिफिट ऑफ लाइन एक्सटेंड्स मैक्सिमम अप टू 3 years. The benefit of line extends maximum up to 3 years. ग्रहणाधिकार का लाभ अधिकतम 3 वर्ष तक विस्तारित होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। एमएमपी अनुभाग से संबंधित है। एमएमपी सेक्शन डील्स विथ इसमें एमएमपी अनुभाग में आपके हो जाएगा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं, कर्मचारियों की पोस्टिंग नहीं, पद का निर्माण, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ये राइट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। चलिए साथियों 58 की ओर चलते हैं। है मुख्यालय नियंत्रण पद को समाप्त करने की स्थिति में रेलवे बोर्ड रिक्ति बैंक में कितना प्रतिशत धन जमा किया जाता है? हाउ मच परसेंटेज एज क्रेडिट गिवन टू रेलवे बोर्ड वैकेंसी बैंक इन केस नॉर्मल सरेंडरिंग ऑफ हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट। तो ये आपके हो जाएगा 25%। 25% योर आंसर करेक्ट सी। मुख्यालय नियंत्रण पद को समाप्त करने की स्थिति में रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक में कितना प्रतिशत धन जमा किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 25%। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। HOER के अंतर्गत पूरी रात का क्या अर्थ है? हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन 2005 के अंतर्गत पूरी रात का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल नाइट अंडर HOER? तो ये 10 बजे से 10 PM से 10 PM टू सुबह के 6 PM ये फुल नाइट होता है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह फुल नाइट होता है। फुल नाइट रात के 10 बजे से, तो यह 10 PM टू 0 FN। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।